हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जरा गौर से देखिए दोस्तों इन लाइनों को कि भविष्य उन्हीं का साथ देती है जिन्हें दोस्तों अपने भविष्य की परवाह होती है। और दोस्तों भविष्य की परवाह करने का जिम्मेदारी किसका है दोस्तों? अपने भविष्य की दोस्तों जो परवाह करने की जिम्मेदारी है ये खुद की जिम्मेदारी है दोस्तों। अपने भविष्य के बारे में आपको खुद ही सोचना होगा, है ना। इसलिए दोस्तों जो भविष्य है ये उन्हीं का साथ देती है जो अपने भविष्य की परवाह करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास क्या रहने वाला है दोस्तों? मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के द्वारा जो 7 नवंबर 2016 को एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आज हम दोबारा विश्लेषण करने वाले हैं। और हर प्रश्नों को दोस्तों क्या करेंगे, आज हम हर प्रश्नों को आसान कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस क्लास को भी जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों जो हमारा और आपका लाइव पढ़ने का दोस्तों जो हमारा इच्छा है दोस्तों, उस इच्छा को भी पूरा करना है और उस इच्छा को दोस्तों हमें ही पूरा करना है। इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि दोस्तों जो लाइव पढ़ने का ऑप्शन है वो हमें दोस्तों YouTube की तरफ से जल्दी मिल सके और हम और आप दोस्तों लाइव कनेक्ट होके पढ़ सके। देखिएगा दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है कि कौन सा लैंप है जो दोस्तों फिल्म प्रोजेक्टर में काम आता है। कौन सा दोस्तों जो फिल्म प्रोजेक्टर में काम आता है वो लैंप कौन सा है? क्या वो कार्बन आर्क लैंप है, क्या वो कार्बन फिलामेंट लैंप है, क्या वो टंगस्टन लैंप है, या फिर क्या वो नियॉन साइन लैंप है? तो बताइएगा दोस्तों। इस तस्वीर को गौर से देखिए दोस्तों, ये तस्वीर किसकी तस्वीर है दोस्तों? ये तस्वीर है कार्बन आर्क लैंप की। किसकी दोस्तों? ये तस्वीर किसकी है? कार्बन आर्क लैंप की ये तस्वीर है। देखिए दोस्तों, और इस तस्वीर को ना अपने दिल में बसा लीजिए दोस्तों। अगर इसके बारे में कोई भाई क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको कैसे हैंडल करना है देखिएगा। ये दोस्तों कार्बन आर्क लैंप का जो कि दोस्तों सिनेमा यानी कि सिनेमा प्रोजेक्टर दोस्तों फिल्म प्रोजेक्टर में काम आती है। और देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक है दोस्तों इस साइड इलेक्ट्रोड लगी है और एक दूसरी साइड इलेक्ट्रोड लगी है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है, ये दोस्तों आपको जो गैप दिख रहा है ये कितना है? ये दोस्तों लगभग ये कितना है दोस्तों? नोट कीजिएगा, ये है लगभग 3 सेंटीमीटर का दोस्तों जो गैप है ना, वो 3 सेंटीमीटर का गैप है। और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोड किसके हैं? तो ये इलेक्ट्रोड है, नोट कीजिएगा दोस्तों, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है। किसके दोस्तों? कार्बन के इलेक्ट्रोड है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में से नेगेटिव का इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? ये है दोस्तों इसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, नोट करिएगा, ये इसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है और ये दोस्तों इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड है। लेकिन दोस्तों इसको पहचानना कैसे है? जो पतला वाला इलेक्ट्रोड है दोस्तों ये ऋणात्मक होता है, जो मोटा वाला इलेक्ट्रोड है ये धनात्मक होता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, याद करिए, जो ऋणात्मक वाला इलेक्ट्रोड है दोस्तों ये कितना परसेंट प्रकाश उत्पन्न करता है? बताइए दोस्तों ये कितना परसेंट? ये केवल दोस्तों 10% प्रकाश उत्पन्न करती है। और ये दोस्तों 85% है ना, ये 85% धनात्मक इलेक्ट्रोड प्रकाश उत्पन्न करेगी और दोस्तों 10% कौन? ऋणात्मक वाली इलेक्ट्रोड प्रकाश को उत्पन्न करती है ना दोस्तों। तो ये है आपका कार्बन आर्क लैंप दोस्तों, जो कि कहाँ काम में आता है दोस्तों? ये फिल्म प्रोजेक्टर में काम में आता है और दोस्तों आर्क प्रोजेक्टर में भी काम इसी को काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ना। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, ये अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भाकर सिटी में कौन सा पावर उत्पादन प्लांट स्थापित किया गया है। ये दोस्तों ये आपके सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर कहाँ की है दोस्तों? मैं दोस्तों आपको महसूस कराते हुए पढ़ाऊंगा आज। ये जो तस्वीर है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। कहाँ की दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है ना, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है? याद करना दोस्तों, ये वही नदी है जो हमारे भारत देश का गौरव बनी है। ये दोस्तों नदी है, इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। नोट करना दोस्तों, ये क्या है? ये सतलज नदी है दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बहती है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों ये सतलज नदी है, जो कि भाखर नंगल के नाम से इसको जानते हैं। इसमें दोस्तों बहुत बड़े डैम का निर्माण किया गया है और इस डैम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। और दोस्तों डैम में क्या भरा हुआ है? डैम में पानी भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि पन बिजली। कौन सा दोस्तों? पन बिजली इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये हाइड्रो पावर प्लांट है। कौन सी पावर प्लांट दोस्तों? नोट करना, ये है हाइड्रो पावर प्लांट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट है दोस्तों, जो कि
बिजली पानी का उपयोग करके बनाया जा रहा है। किसके दोस्तों? बिजली पानी का उपयोग करके ये बनाई जा रही है इस बांध के द्वारा, जो कि दोस्तों पन बिजली प्लांट कहलाती है और ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है और ये सतलज नदी में ये बांध बनाई गई है। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि BWR का पूरा नाम नोट कीजिएगा दोस्तों। जो BWR है ना, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? बॉयलर, नोट करना दोस्तों, बॉयलर वाटर है ना, बॉयलर वाटर रिएक्टर, बॉयलर वाटर रिएक्टर प्लांट है। ये कहाँ पे है दोस्तों? बॉयलर वाटर रिएक्टर प्लांट, नोट करना दोस्तों, ये तारापुर में है। कहाँ पे दोस्तों? ये तारापुर में। तारापुर में कौन सी फैक्ट्री है दोस्तों? NPCIL फैक्ट्री है। कौन सी दोस्तों? तारापुर में NPCIL फैक्ट्री है। और कौन सी दोस्तों, किस विधि द्वारा वहां पे पावर को जनरेट किया जा रहा है? वहां पे दोस्तों बॉयलर रिएक्टर के द्वारा, बॉयलर वाटर रिएक्टर के द्वारा वहां पे बिजली को बनाया जा रहा है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों जो आपको ये जो तस्वीर दिख रही है ये है दोस्तों तारापुर का तस्वीर। कहाँ का दोस्तों? जो बॉयलर वाटर रिएक्टर के द्वारा बॉयलर वाटर रिएक्टर के द्वारा जो बिजली को पैदा करती है दोस्तों वही प्लांट है। और इस प्लांट में दोस्तों आप लोगों को भी मौका मिलता है, इस प्लांट की भी दोस्तों वैकेंसी आती है। इसलिए दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि दोस्तों NPCIL जैसे फैक्ट्री की, NPCIL जैसे दोस्तों प्लांट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये वही प्लांट है ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न है, और हाँ दोस्तों इस क्लास को भी आप शेयर करते रहना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। और इस चैनल पे अगर आपने पहली बार आया है दोस्तों तो आपका भी बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद है। और इस क्लास को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आया है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। देखिए क्या है कि स्वतः उत्पन्न करंट प्रवाह बल है, क्या वो दूर रखे चालक में होती है, या कॉइल में कैपेसिटेंस गुण के कारण, या कॉइल में प्रवाहित प्रतिरोध के कारण, या फिर दोस्तों कॉइल में इंडक्टेंस गुण के कारण पैदा विवा बल। विवा का मतलब क्या है दोस्तों? विद्युत वाहक बल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको दोस्तों हम EMF कहते हैं। इसको किससे मापा जाता है दोस्तों? इसको वोल्ट से मापा जाता है। अब बताइए दोस्तों इस इंडक्टेंस गुण के बारे में किसने बताया था? तो लिखिए दोस्तों इसके बारे में फैराडे ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? इसके बारे में फैराडे ने बताया था कि इंडक्टेंस जो गुण होता है दोस्तों वो किस प्रकार से कार्य करती है। जो मैग्नेटिक होता है दोस्तों, जो चुंबक होता है ना, चुंबक भी दोस्तों वो भी इसी से संबंधित है ना। तो दोस्तों कॉइल में इंडक्टेंस गुण के कारण कोई EMF उत्पन्न होता है। अगर कॉइल में इंडक्टेंस गुण नहीं रहेगा दोस्तों तो EMF उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक यंत्र में प्रतिरोध का मान घटने वाले लक्षण के होते हैं, यानी कि किस अर्धचालक यंत्र में प्रतिरोध का मान घटने वाले लक्षण के होते हैं। यानी कि दोस्तों घटने वाले लक्षण का मतलब क्या होगा कि दोस्तों NTC लक्षण के। किस लक्षण के दोस्तों? NTC लक्षण के होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए क्या वो LCR है, क्या वो FET है, क्या वो MOSFET है, क्या वो IGBT है? तो वो है दोस्तों FET। क्या है दोस्तों? वो FET है। FET का पूरा नाम लिखिए दोस्तों, FET का पूरा नाम क्या होता है? फील्ड, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नोट कीजिएगा दोस्तों, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये किसका पूरा नाम है? ये FET का पूरा नाम है। अब याद करिए दोस्तों जो FET है ये किस प्रकार की युक्ति है? ये दोस्तों एक वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। कौन सी दोस्तों? ये एक वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है ना। किसको कंट्रोल करती है? ये वोल्टेज को कंट्रोल करती है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये वोल्टेज को क्यों कंट्रोल करती है तो आप नोट करना दोस्तों, ये इसलिए वोल्टेज को कंट्रोल करती है क्योंकि दोस्तों जो इसका इनपुट इंपीडेंस होता है, क्या दोस्तों? जो इसका इनपुट इंपीडेंस होती है ना वो उच्च होती है। कैसा होता है दोस्तों? इनपुट इंपीडेंस उच्च होने के कारण ये एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है। और दोस्तों इसका आउटपुट इंपीडेंस कैसा होता है? नोट करना, आउटपुट इंपीडेंस के बारे में भी नोट करना दोस्तों। इसका आउटपुट इंपीडेंस निम्न होता है। कैसा दोस्तों? निम्न आउटपुट इंपीडेंस और उच्च इनपुट इंपीडेंस होती है। अब बताइए दोस्तों जो आपका FET है इसमें दोस्तों कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसमें नोट करना दोस्तों, इसमें कुल 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? ये ड्रेन वाली टर्मिनल हो गई, ये सोर्स होगी दोस्तों, और ये गेट हो गया।
ये कौन सी टर्मिनल है? गेट हो गई। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज किस टर्मिनल के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो आप नोट करना दोस्तों, गेट वाले टर्मिनल के द्वारा, है ना। गेट टर्मिनल के द्वारा आप क्या करते हैं? वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ये है दोस्तों, ये किसका फिगर है दोस्तों? ये जो आपको सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये सिंबल है एफईटी का। किसका दोस्तों? ये एफईटी का है। अब बताइए दोस्तों, जो मोसफीट है इसका पूरा नाम क्या है? तो नोट करना दोस्तों, मोसफीट का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मेटल ऑक्साइड। लिखना दोस्तों, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूरा नाम होता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये दोस्तों क्या है? ये इसका पूरा नाम होता है ना। और जो दोस्तों इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो इसका यूज दोस्तों एसएमपीएस में इसका यूज किया जाता है। कहां पे दोस्तों? एसएमपीएस में। अगर मैं आपसे कहूं कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, तो लिखना दोस्तों, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका पूरा नाम है ना। स्विच मोड पावर सप्लाई दोस्तों, ये इसका पूरा नाम होता है। और मोसफीट का दोस्तों यहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। और आईजीबीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नोट करना, इंसुलेटेड गेट। क्या दोस्तों? इंसुलेटेड गेट, है ना। इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर। कौन सा है दोस्तों? ये बाइपोलर है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये आईजीबीटी का पूरा नाम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसी के साथ में देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एसी परिपथ में लेमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। किस उद्देश्य से करते हैं दोस्तों? देखिए ऑप्शन क्या है कि सर्किट की पारगम्यता को कम करने हेतु, या हीट विकिरण में वृद्धि करने हेतु, या सर्कुलेटिंग करंट को समाप्त करने हेतु, या समुच्चय को सस्ता बनाने हेतु। देखिए दोस्तों आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिएगा, इसमें दो प्रकार की तस्वीर है। ये जो पहली वाली दिख रही है दोस्तों, ये क्या है? ये एक सॉलिड का है। किसका है दोस्तों? ये एक सॉलिड मटेरियल है ना। सॉलिड मटेरियल यानी कि ठोस पदार्थ है। ये एक दोस्तों क्या है? ये एक ठोस पदार्थ है। और ये वाली कैसी है दोस्तों? ये लेमिनेटेड पदार्थ। नोट करना, ये लेमिनेटेड पदार्थ है। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेमिनेटेड का मतलब होता है कि पतली पतली पत्तियों का रूप दे देना। देखिए दोस्तों, जब किसी सॉलिड मटेरियल में आप करंट प्रवाह कराते हैं तो क्या होता है दोस्तों? जो करंट है ये दोस्तों एक लूप के रूप में, सर्कुलेटिंग करंट जो होती है दोस्तों, ये एक लूप के रूप में इसमें करंट सर्कुलेट होने लगती है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है? हीट उत्पन्न होती है ना। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? हीट उत्पन्न होती है। और इसमें दोस्तों जब करंट आप प्रवाहित कराते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? चुंबक का भी गुण आता है। नोट करना, कौन सा गुण आएगा दोस्तों? इसमें चुंबक का भी गुण आएगा। और चुंबक को दोस्तों अगर किसी हीट के पास आप ले जाएंगे तो उसकी जो गुण होता है दोस्तों, चुंबक अपने गुण को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं? इसको लेमिनेटेड बना देते हैं, यानी कि पतली पतली पत्तियों का रूप दे देते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों कि जो हीट है ना, दो पत्तियों के बीच में जो एयर गैप है दोस्तों, उस एयर गैप के माध्यम से हीट बाहर रिलीज हो जाती है। और जो आपका ये मटेरियल है दोस्तों, ये हीट नहीं होने पाती है। और जो मैग्नेटिक गुण है दोस्तों, वो मैग्नेटिक गुण समाप्त नहीं होने पाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इसको हम लेमिनेटेड बनाते हैं, यानी कि पतली पतली दोस्तों जो पत्तियों का रूप है ना, तो पत्तियों का रूप इसको दे देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सर्कुलेटिंग करंट को समाप्त करना। किसको दोस्तों? सर्कुलेटिंग करंट को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम इसको लेमिनेट बनाते हैं। इसी के साथ में आप देखते रहना दोस्तों कि एचआरसी फ्यूज जो होती है, ये एचआरसी फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में, किसके दोस्तों? रिले की तुलना में और सर्किट ब्रेकर की तुलना में जो आपकी एचआरसी फ्यूज है दोस्तों, ये अच्छा संरक्षक उपकरण है। जहां तक कि यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए क्या है कि तापीय और विद्युत चुंबक प्रतिबलों की बात है, या तापीय बलों की बात है, या विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है, या उपरोक्त में से कोई भी।
उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना। ये तो दोस्तों कौन सा ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो इसके संरक्षण को दोस्तों इसके गुण को बताती है? क्या वो तापी और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है? तो यही है दोस्तों, यानी कि ये हीटिंग, यानी कि दोस्तों ये तापी और विद्युत चुंबकीय प्रतिबल इसके अंदर होती है। ये है दोस्तों एचआरसी फ्यूज। लिखना दोस्तों, जो आपकी एचआरसी फ्यूज है ना दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, है ना। हाई रप्चरिंग दोस्तों कैपेसिटी जो इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी ये एचआरसी का पूरा नाम है, और दोस्तों इसको भी आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। ये है दोस्तों एचआरसी फ्यूज का तस्वीर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये सीमेंस कंपनी का एक एचआरसी फ्यूज है, जो कि दोस्तों 690 वोल्ट एसी सप्लाई पर काम करेगी। किसपे दोस्तों? 690 वोल्ट एसी सप्लाई पर काम करेगी। और दोस्तों इसकी रेटिंग कितनी है? इसकी जो रेटिंग है दोस्तों वो 2 एम्पियर है। कितना? 2 एम्पियर है। और 120 किलो एम्पियर दोस्तों ये क्या है? नोट करना, ये रप्चरिंग कैपेसिटी, हिंदी में लिखता हूं दोस्तों, ये विदारण क्षमता है। ये इसका क्या है? ये दोस्तों इस फ्यूज का विदारण क्षमता है, जो कि 120 किलो एम्पियर है ना। तो ये एचआरसी फ्यूज है दोस्तों, इसको भी आप नोट करना। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ में देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आप बताइए दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। क्या वो दोस्तों ओम मीटर है, या फ्रीक्वेंसी मीटर, या वाट मीटर, या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर? वो दोस्तों ओम मीटर है। कौन सी मीटर दोस्तों? वो ओम मीटर है, जिससे आप प्रतिरोध को मापते हैं। जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, इससे क्या मापेंगे दोस्तों? आप इससे आप फ्रीक्वेंसी को ही मापते हैं। किसको दोस्तों? फ्रीक्वेंसी को ही मापेंगे। फ्रीक्वेंसी किसमें होती है दोस्तों? हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी, है ना। और वाट मीटर से क्या मापेंगे दोस्तों? ये पावर मापते हैं। क्या मापते हैं? पावर दोस्तों। 3 फेज या फिर दोस्तों सिंगल फेज की पावर जब भी मापना होगा तो आप वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। और चौथा क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर दोस्तों इसमें कौन सा डैम्पिंग होता है? ये दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होते हैं ना, इसमें डैम्पिंग किस प्रकार की यूज की जाती है? दोस्तों नोट करना, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। कौन सा डैम्पिंग दोस्तों? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें प्रयोग की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही आंसर होगा कि ओम मीटर के द्वारा हम प्रतिरोध को मापते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध जिस मटेरियल में जितना कम होगा उसकी दोस्तों चालकता जो होती है ना, करंट प्रवाह करने की दोस्तों जो शक्ति होती है वो उतना ही अधिक होती है। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जीनर डायोड में आंसर देना दोस्तों, उपरोक्त सभी या फॉरवर्ड करंट रेटिंग में उच्च होती है, या ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण होते हैं, या फिर कम पिछला वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन वोल्टेज उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों देखिए, ये इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और ये इसका दोस्तों निगेटिव वाली टर्मिनल है। निगेटिव को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं कैथोड, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में कहते हैं एनोड, है ना। तो एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल होता है, जो कि दोस्तों जीनर डायोड। इसका सिंबल कैसा होता है दोस्तों? देखिएगा, इसका जो सिंबल होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का इसका सिंबल होता है ना। इस प्रकार का दोस्तों इसका सिंबल होता है। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका दोस्तों जो ये जो आपको जेड के अनुसार दोस्तों बार दिख रहा है, ये दोनों तरफ मुड़ा क्यों है? ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये है जीनर डायोड, जो कि दोस्तों क्या करता है? ये किस डायरेक्शन में काम करेगा? ये रिवर्स बायस में। किसमें दोस्तों? ये रिवर्स बायस में दोस्तों किस प्रकार काम करती है? ये ऑन स्विच की तरह काम करती है। नोट करना दोस्तों, ऑन स्विच की तरह। और फॉरवर्ड बायस में किस प्रकार काम करती है? तो फॉरवर्ड बायस में दोस्तों ये एक ऑफ स्विच की तरह काम करती है। कैसा? ऑफ स्विच की तरह काम करती है। यानी कि दोस्तों रिवर्स बायस में ये काम करती है, फॉरवर्ड बायस में ये काम नहीं करती। इसका यूज कहां पे करते हैं? तो नोट करना दोस्तों, शंट रेगुलेटर में। कहां पे दोस्तों? शंट रेगुलेटर जो होती है ना, वहीं पे दोस्तों जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है कि किसी मशीन का कम्यूटेटर, सुनना दोस्तों, किसी मशीन का जो कम्यूटेटर पार्ट है ना, वो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? क्या वो दोस्तों मटमैला पदार्थ के, क्या वो भूरा लोहा के, क्या वो सफेद एल्यूमिनियम के, या फिर लाल लोहा के बनाए जाते हैं? तो सुन लेना दोस्तों, इसको मटमैला पदार्थ के बनाया जाता है। किस पदार्थ से? मटमैला।
मटमैला पदार्थ से बनाने का क्या उद्देश्य है? तो एक ही उद्देश्य है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है। ये क्या है दोस्तों? ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है ना। यहां से देखिए आप, ये आर्मेचर की क्वाइल है जो आकर के इस सेगमेंट में जुड़ गई है, जो आकर के क्या की है दोस्तों? जुड़ गई है। और यहीं पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन ब्रूस होंगे। यहीं पे दोस्तों कार्बन ब्रूस लगे होते हैं। यानी कि जो मशीन दोस्तों अंदर वोल्टेज उत्पन्न कर रही है या फिर पावर उत्पन्न कर रही है, उस पावर को हम इस आर्मेचर के कॉइल के माध्यम से किसको दे रहे हैं? कम्यूटेटर को दे रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं दोस्तों कि अंदर अगर 500 वोल्टेज उत्पन्न हुआ है तो इस कम्यूटेटर के द्वारा, इस जो कार्बन ब्रूस के द्वारा जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, ये भी 500 वोल्टेज का ही आउटपुट प्राप्त हो। यानी कि दोस्तों उत्पन्न पावर को बिना ड्रॉप कराए ये आउटपुट हमें अधिकतम प्रदान कर दे। इसीलिए दोस्तों इसको हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाते हैं। किससे दोस्तों? हार्ड ड्रॉन कॉपर से इसीलिए इसको बनाया जाता है ना। कॉपर को ही दोस्तों क्या कहते हैं? हम कॉपर को ही कहते हैं तांबा, है ना। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर बनाने का यही उद्देश्य है। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी स्क्रू पेच की संपूर्ण पिच मानी जाती है। कोई आपकी एक स्क्रू है, उसकी संपूर्ण पिच दोस्तों कितनी मानी जाएगी? पेच डेड का व्यास या 360 अंश तय की गई अच्छी दूरी या पेच की संपूर्ण लंबाई या पेच की त्रिज्या। सुनिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा कि 360 अंश तय की गई अच्छी दूरी, है ना। अब देखना दोस्तों, अगर एक पेच है आपके पास, क्या है दोस्तों? ये एक पेच है ना। ये क्या है? ये एक पेच है। अगर दोस्तों देखिएगा इसकी जो लंबाई है, आप देखिए दोस्तों, इसकी जो यहां से यहां तक की लंबाई है ना, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर का, ऐसा आपको मानना है। तो ये जो पेच है, ये जब घूमेगी 360 डिग्री दोस्तों, तो ये क्या करेगी? इधर भी 1 सेंटीमीटर का एरिया कवर करेगी, इधर भी दोस्तों 1 सेंटीमीटर की एरिया को कवर करेगी, इधर भी 1 सेंटीमीटर के एरिया को कवर करेगी। यानी कि जब इसको राउंड में हम घुमाए दोस्तों, एक राउंड में, तो ये कितना हो गया? ये 360 डिग्री हो गई। कितना दोस्तों? 360 डिग्री हो गई। तो यही दोस्तों 360 डिग्री तय की गई अच्छी जो दूरी होगी, यही दूरी क्या कहलाएगी? किसी पेच की संपूर्ण पिच कहलाएगी। यही पिच दोस्तों इसकी संपूर्ण पिच कहलाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों एमपीटीयू के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हमने विस्तार रूप से दोस्तों विश्लेषण किया। अब बताइए और महसूस करते हुए बताइए दोस्तों कि आप अभी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। इस क्लास को अब जरूर शेयर करना, और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को दोस्तों। मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं आई होगी। बस दोस्तों आप अपने दिल की जो बात है ना दोस्तों, उसको हमारे दिल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बस एक मैसेज के द्वारा आप दोस्तों हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं, और दोस्तों हम पूरे दिल से आपके दिल की बात को पढ़ेंगे, पूरे फीलिंग के साथ आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए कल सुबह फिर से इंतजार करेंगे दोस्तों, हम आपका सुबह 7 बजे फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।